सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे सियासत से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसको लेकर एक बार फिर से सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर से बोल बिगड़ते हुए नजर आए, जहां उन्होंने हिंदू धर्म पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जुबानी वार करते हुए नजर आ रही है, जिसका सहारा सोशल मीडिया को बनाया जा रहा है। बीते दिनों प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी बैठक हुई, जिसमें सोशल मीडिया के सभी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और 2024 को लेके सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए इस पर चर्चा की गई है। तो वहीं हाल ही में घोसी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, जिसके लिए खुद कमान अब अखिलेश यादव ने अपने हाथों में ले ली है और अखिलेश यादव कल का वो दिन होगा जब घोसी के जनता के बीच पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच एक ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं दबकर रह जा रही है। वो खबर है कोचिंग कैपिटल कोटा से मौत तक के सफर की। लगातार साल 2023 में कोटा में बच्चों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों पर इतना प्रेशर बढ़ चुका है कि वो आत्महत्या करना ज्यादा मुनासिब समझ रहे हैं। अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से, तो लगातार बने रहिए मेरे साथ। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सियासत के काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन विवादों से भी उनका काफी गहरा नाता रहा है। अक्सर धार्मिक बयानों से सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामचरितमानस के जरिए हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं। अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद ने विवादित ट्वीट किया है, जिसके बाद से ये तो साफ हो गया है कि 24 का चुनाव भी धर्म के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा। दरअसल इस ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसे ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकरजाल में फंसाने की साजिश की जा रही है। आगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता है, दलितों का भी सम्मान होता है, पिछड़ों का भी सम्मान होता है। लेकिन क्या विडंबना है कि सम्मान सिर्फ जिनके आगे हिंदू लगा होता है बस उनका होता है। जो हिंदू धर्म का पाखंड का चोला पहने होते हैं बस सम्मान उनका होता है। इसमें बाइट नहीं है। तो देखिए, एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। अगर हिंदू कोई धर्म होता तो उसमें दलितों, आदिवासियों सबका सम्मान होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हिंदुओं पर एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह तो साफ कर दिया है कि 24 का चुनाव भी धर्म की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जुबानी वार तेज कर दिए हैं। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, विवादों से स्वामी प्रसाद मौर्य का गहरा नाता रहा है। अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के अस्तित्व पर ही बड़ा सवाल खड़ा किया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया है मुस्कान की ये बयान देकर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अपना एक तूल बनाना चाहते हैं, अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं और सामाजिक असमानता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव की तरफ से कहा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये ट्वीट केवल समाज के अंदर में असमानता फैलाने को लेकर ट्वीट किए हैं। साथ ही अगर बात की जाए
स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट की मुस्कान, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद से ही लगातार वो सुर्खियों में हैं और ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी बात को कह रहे हैं। उसको कोट करते हुए तमाम नेता और साथ ही साथ सामाजिक लोगों के द्वारा उनके बयान पर कड़ी निंदा जताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं घेरने का कार्य सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट किया गया था जिसमें कहा गया था हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है और ब्राह्मणवाद को कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के नाम से जाना जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि ब्राह्मणवाद की जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं और अगर जो हिंदू धर्म में असमानता नहीं होती तो जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो वंचित है, उसको मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति बीते दिन एक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रही थी, जिसके बाद उन्हें दलित होने की वजह से उनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि दलित होने की वजह से उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं मिला, जिसके बाद सरकार के मंत्री जो कि उच्च जाति से आते हैं उनके द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। तो उनका साफ तौर से महामहिम राष्ट्रपति के जो बीते दिन का वारदात है उसको भी दलील दी जा रही है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है। अगर बात की जाए तो साफ तौर से समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने इस मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल करते हुए उनकी तरफ से कहा गया है आज की हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म किसी का दुश्मन नहीं है और आने वाले लोकसभा चुनाव में तमाम वर्ग के लोग इंडिया का समर्थन करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ गाइडलाइन दी जाती है या उन्हें, लेकिन देखिए विभांशु, कब तक समाजवादी पार्टी इन सब बयानों का डैमेज कंट्रोल करेगी? कभी रामचरितमानस पर इनकी विवादित टिप्पणी सुनने को मिलती है, अब इन्होंने हिंदू धर्म के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो कब तक समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ इनके बयानों पर डैमेज कंट्रोल करेंगे? क्यों इन पर अभी तक कोई एक एक्शन नहीं लिया जाता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा के अंदर में मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने साफ तौर से इस बयान का खंडन करते ही आज सुबह ही उनकी तरफ से कहा गया कि इनके बयान पे वो सहमत नहीं है और उनका वो व्यक्तिगत बयान है। समाजवादी पार्टी साफ तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ गाइडलाइन जारी की जाती है या नहीं। देखिए विभांशु, लेकिन एक बात और अहम हो जाती है, अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर निकल चुके हैं। नैमिषारण्य से वो अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के राष्ट्रीय महासचिव हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं, वो भी बड़े बयान देते हैं जिससे उन्हें पता है कि राजनीति उन्हीं के लिए हो सकती है, उन्हीं के खिलाफ हो सकती है। आखिर ऐसे बयान देकर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से साफ ये प्रतीत होता है कि एक पैतरा अपनाया गया है जिससे खास करके पिछड़ा, दलित, आदिवासी वोट को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया जा सके। मगर इसका स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता है, मगर राजनीतिक पंडितों की तरफ से ये आशंकाएं लगाई जा रही है मुस्कान कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो पीडीएफ फार्मूला है सपा का, उसको सफल बनाने को लेकर इस तरह के बयानबाजी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो विवादों से रिश्ता देखे तो वो काफी गहरा है। वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री रहते हुए कहीं ना कहीं गौरी गणेश पे भी टिप्पणी कर चुके हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो रामचरितमानस की पंक्तियों पर टिप्पणी कर चुके हैं। अब वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ऊपर टिप्पणी किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इस बयान से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या सपा की तरफ से उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी की जाती है नहीं, या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है नहीं, वो तो वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से ये तो उनका भाषण और उनका ट्वीट साफ तौर से पीडीएफ फार्मूले को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रतीत होता है। ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी दरमियान सभी दलों के कार्यक्रम और अभियान के माध्यम से केंद्र में अपने सरकार को बनाने के दावे वादे कर रहे हैं। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने विशेष फॉर्मूले से कार्यकर्ताओं को सक्रिय और संगठन के हर एक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर रही है। बीजेपी अपने सोशल मीडिया और IT विभाग के नेटवर्क को धार देने के लिए प्रदेश में शंखनाद अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ ही डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। साथ ही शंखनाद अभियान का उद्घोष किया गया। वहीं सोशल मीडिया का कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया की कार्यशाला भी आज से शुरू की गई है, जो कि यूपी के सभी 75 जिलों में 15 सितंबर तक आयोजित होगी। साथ ही इसके लिए हर जिले से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को चिन्हित भी किया जा रहा है और हर लोकसभा सीट में करीब 200 लोगों को सोशल मीडिया टीम तैयार की जा रही है। साथ ही शंखनाद अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य रहेगा। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, बीते दिनों लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई जहां और आक्रामक होने का निर्देश दिया गया कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कि वो सोशल मीडिया पर और आक्रामक होकर विपक्षी दलों के हर एक सवाल का जवाब दे, उनके हर एक आरोपों का योजनाओं के जरिए जवाब दे। सबसे पहला सवाल विभांशु, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट तो सभी को पता है कि उन्होंने हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है। इसको लेकर बीजेपी की सोशल मीडिया की टीम कितनी एक्टिव नजर आई है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल के तमाम जो जिलों में IT हेड्स हैं उनको साफ तौर से गाइडलाइन जारी की गई है कि किसी भी नेता की तरफ से अगर अमर्यादित टिप्पणी की जाती है तो उसको जिला स्तर पर कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसारित करने का कार्य किया जाए। अगर हाल फिलहाल में बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को लेकर जहां के सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत जिला स्तर के तमाम मीडिया के पैनलिस्ट हमलावर हैं और कहीं ना कहीं अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर पूरी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से हमलावर हो रहे हैं। कल अगर बात की जाए तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ के IGP में यानी कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक शंखनाद अभियान का शुरुआत किया गया। इसको लेकर कार्यशाला तैयार की गई जिसमें IT विभाग और साथ ही साथ सोशल मीडिया की तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक की गई, जिस बैठक की अगुवाई सूबे के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में एक बड़ी बैठक हुई और इसमें तय किया गया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में IT विभाग और साथ ही साथ अगर बात करें तो सोशल मीडिया टीम को कैसे कार्य करना है इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है, देखिए विभांशु, करीब अगर हम बात करें तो 1.5 लाख ऐसे बूथ है जहां पर सोशल मीडिया की टीम को एक्टिव करने को कहा गया है। इन बूथों पर आगे क्या रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की? कैसे जो जनता है उसको सोशल मीडिया के सहारे अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी बीजेपी? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए तो आज से और 15 सितंबर तक प्रदेश के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला होगी, जिस कार्यशाला में IT विभाग और साथ ही साथ अगर बात करें तो सूचना विभाग की जो बीजेपी का सूचना है उसकी तरफ से तमाम पदाधिकारियों के एकत्रित करके और किस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी सोशल मीडिया पर करनी है, IT स्तर पर करनी है, इसको जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी, उस आधार पर कार्य होगा। अगर बात करें तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हर एक जिले में भी 200 ऐसे यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एकत्रित करके और उनके कहीं ना कहीं कार्यशैली को तय किया जाएगा कि किस आधार पर कार्य करें। साथ ही अगर बात की जाए तो इन इन्फ्लुएंसर के माध्यम से अपनी प्रचार प्रसार का कहीं ना कहीं जिम्मा दिया जाएगा। इसको लेकर अगर बात की जाए तो तमाम नेताओं को की अगुवाई में बैठक का कार्यशाला की जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो इस कार्यशाला के अंदर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम नीतियां हैं, जो तमाम कार्य हैं, उसको कैसे इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे रखना है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले
पहले आईटी विभाग कैसे कार्य करेगा, इसको लेकर दिशा निर्देश बिल्कुल। देखिए, लेकिन विभांशु, जो बीते दिनों बैठक हुई है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हर एक आरोपों का जवाब योजना से दिया जाए, सरकार की योजनाओं को बताकर विपक्षी दलों पर जोरदार जुबानी प्रहार किया जाए और आगे कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश दिया गया है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब भी चुनावी प्रचार होता है, चुनावी शोर होता है, तो अमर्यादित भाषा अक्सर सुनने को मिलती है। उसको लेके क्या निर्देश दिया गया है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के तमाम पदाधिकारियों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र या राज्य सरकार के ऊपर कोई सवाल उठाता है तो तमाम कार्यों से को गिनाकर वहां जवाब देने का कार्य सोशल मीडिया की टीम करते हुए नजर आई। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार की तरफ से निर्देश भी दिया गया है और इसको लेकर जिला स्तर के जो जिला मीडिया प्रभारी हैं उनको एक डेटाबेस भी दिए जाने की तैयारी है, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के मंच पर ये पदाधिकारी सरकार की बखान करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो 2014 में युवाओं के द्वारा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी को लाया गया था, युवाओं ने कहीं ना कहीं ये सरकार चुनी थी, उसमें एक इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान था और 2024 के भी चुनाव में यानी कि आज से एक दशक के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कोई तैयारी की कसर छोड़ना नहीं चाहती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पूर्वांचल में सियासत आई है। 5 सितंबर को घोसी में उपचुनाव है, जहां सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच है। वहीं सूबे के सबसे बड़े सियासी परिवार यानी यादव परिवार को अपनी टेरिटरी के बाहर सियासी रसूख दिखाने का भी ये सबसे बड़ा और बेहतरीन मौका है। इसलिए इस उपचुनाव में पूरे यादव कुनबे ने अपनी ताकत झोंक दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर एक बार फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हो, इसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें मैनपुरी को छोड़कर यादव कुनबा सभी जगह इतनी मजबूती से नहीं उतरा है। यहां तक कि जब परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे थे, तब भी अखिलेश यादव वहां प्रचार के लिए नहीं पहुंचे थे। अब जब बात घोसी की है तो खुद अखिलेश यादव वहां जाकर पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार भी करने वाले हैं। दरअसल इसके जरिए अखिलेश यादव कई सियासी संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए, घोसी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने कमान अपने हाथों में थाम रखी है, जिसके लिए अखिलेश यादव कल यानी कि मंगलवार को घोसी की जनता के बीच पहुंचेंगे, घोसी की जनता से मुखातिब होंगे। तो देखिए, घोसी का रण और अब दंगल शुरू हो चुका है, क्योंकि 5 सितंबर की वो तारीख है जब घोसी में उपचुनाव होंगे, जहां पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। दारा सिंह चौहान के सपा से इस्तीफा देने के बाद वहां पर दोबारा उपचुनाव हो रहा है, यानी कि दारा सिंह चौहान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और वहां पर अब दोबारा उपचुनाव होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार उतारा है। सुधाकर सिंह वही प्रत्याशी है जिन्होंने साल 2022 में भी घोसी चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट मांगी थी, लेकिन उनका टिकट कट गया था, उनका पत्ता कट गया था। तो इसी बीच अब 5 की वो तारीख होगी जब घोसी की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। निश्चित रूप से अच्छी मार्जिन से जीतेंगे और जो पिछले 6 सालों से जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं और पिछले 9-9.25 साल से पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास कार्य हुए और भारत की जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक इमेज बन गई है, उससे निश्चित रूप से मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि एक बहुत बड़ी जीत की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, 2022 के बाद तमाम जगहों पर उपचुनाव हुए, लेकिन इन उपचुनाव में अखिलेश यादव ने खुद कमान नहीं संभाली। ऐसा क्या है घोसी में जो अखिलेश यादव खुद अब वहां पहुंच रहे हैं, जहां मंगलवार का वो दिन होगा जब अखिलेश यादव सुधाकर सिंह के पक्ष में जनसभा करेंगे? वजह क्या है? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो घोसी का जो उपचुनाव है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे लगी हुई है,
पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में बात करें तो समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद अचानक ही दारा सिंह चौहान बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो जाते हैं और बात की जाए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सुधाकर सिंह का टिकट काट कर उम्मीदवार बना देती है और वहां से वो अच्छे खासे 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आते हैं। बात की जाए तो दारा सिंह चौहान लोनिया चौहान बिरादरी से आते हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा इस बिरादरी का वहां पे वोट है और घोसी विधानसभा उपचुनाव की अगर बात करें तो 4,20,000 मतदाता वहां पे हैं, जहां अकेले 85,000 मुस्लिम वोट है। इसके बाद बात करें तो 56,000 राजभर वोट है। तो वोटों का जो अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पीडीए का फार्मूला यहाँ कहीं ना कहीं लागू होता दिख रहा है। 85,000 अकेले मुस्लिम मतदाता हैं, तो समाजवादी पार्टी इस चुनाव को कहीं ना कहीं जीत को मांगकर ही चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ से विधायक रह चुके हैं दारा सिंह चौहान, बात की जाए तो अपनी बिरादरी में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 56,000 चौहान माफ कीजिएगा 46,000 चौहान वोटर है, यादव 56,000 वोटर है, दलित 70,000 है, राजभर 56,000 है। इसके बाद अगर बात की तो 85,000 मुस्लिम वोट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वोट प्रतिशत है वो सपा के पीडीएफ फार्मूले पर आधारित दिखाई दे रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी का हाईकमान जो है घोसी उपचुनाव को देखकर इतनी सक्रियता दिखा रहा है। ठीक है, देखिए विवेक, अब मंगलवार का वो दिन होगा जब अखिलेश यादव खुद अपने प्रत्याशी के पक्ष में एक विशाल जनसभा करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान और कौन कौन से दिग्गज नेता होंगे जो मंच पर अखिलेश यादव के साथ नजर आएंगे? देखिए अगर बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी ने जिन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया है सुधाकर सिंह, वो मौजूद रहेंगे, अपने समर्थन में वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव जनसभा को समर्थित करेंगे और सरकार की नीतियों का जो गलत नीतियां सरकार के समाजवादी पार्टी लगातार उजागर कर रही है उसको लेकर जनता को अपना समर्थन देने की बात कहेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो जिला इकाई के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे। बारी बारी से समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां जाते रहे हैं, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो बाकी अन्य जो बड़े नेता हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आ रहे हैं तो उनके साथ और कई बड़े नाम भी मंच पर आसीन नजर आ सकते हैं। और साफ बात यह है कि जो 5 सितंबर का मतदान का दिन होगा उसके पहले समाजवादी पार्टी, और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि अगर जिस तरीके से भाजपा की बात की जाए तो वो भी इस पूरे उपचुनाव में अपनी ताकत जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तैयारियां सबकी पूरी हो गई है, अब उन तैयारियों पर आखिरी चोट मारने का समय आ गया है और आखिरी चोट किसकी मजबूत होती है और किसकी दमदार होती है वही यहाँ से विजेता निकल के आएगा। मुस्कान, ठीक है, देखिए विवेक, अखिलेश यादव इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं अब जनता के बीच नजर आएंगे क्योंकि वो इस उपचुनाव के महत्व को कहीं ना कहीं बखूबी समझ रहे हैं। और अभी आपने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला इस सीट पर बिल्कुल सटीक बैठता है, लेकिन विवेक, दारा सिंह चौहान ये वो विधायक है जो घोसी की जनता की नब्ज को जानते हैं, जो घोसी के मुद्दे हैं वो क्या है वो ये जानते हैं। तो क्या दारा सिंह चौहान के सामने ये पीडीए का फॉर्मूला काम करेगा क्या? देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दारा सिंह चौहान यहाँ से विधायक थे, समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधायक थे, विधानसभा चुनाव के समय वो भाजपा छोड़ के सपा में आए, सपा ने उनको सम्मान दिया, सुधाकर सिंह का टिकट काट के इनको वहां से टिकट दिया गया, ये वहां से जीते और आसपास के जिलों में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। इनके बिरादरी के 46,000 वोटर हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर जरूर होगा और एक सिंपत्ति की अगर बात की जाए तो सपा ने उन्हें टिकट दिया, वो सपा के टिकट से विधायक बने, फिर सपा को ही छोड़ के वो भाजपा का दामन थाम लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक पक्ष जो है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता रहा है। और अंदर बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि कोचिंग कैपिटल कोटा कहीं ना कहीं मौत का वो घर बन जाता है जहां हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजने से डर लगने लगा है। कांधे किताबों का बैग और आंखों में भविष्य के सपने लेकर हर साल सैकड़ों छात्र राजस्थान के कोटा पहुंचते हैं, लेकिन कोटा पिछले 1-2 दशक से कोचिंग कैपिटल के नाम से अपनी पहचान भी बना चुका है। इंजीनियर, डॉक्टर बनने के ख्वाबों को ये जगह हकीकत का रूप देने के लिए काफी मशहूर हो चुकी थी, लेकिन यही कोचिंग कैपिटल अब क्राइम कैपिटल बनती जा रही है, जो छीन रही है परिवार वालों से
उनके बच्चों को। भविष्य तो छोड़िए, कोटा में जाकर बच्चों की जिंदगी ही खत्म हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मौत के वो आंकड़े जो चौंका देने वाले हैं। राजस्थान के कोटा में रविवार को नीट की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद इस साल कोटा में मरने वाले छात्रों की संख्या अब 22 हो गई है। पुलिस ने कहा कि 4 घंटे के भीतर ही दोनों घटनाएं हुई हैं। तो देखिए, कोचिंग से लेकर मौत तक का सफर, ये वो सफर है जो अब कोटा में हर एक बच्चा तय करता है। ये आंकड़े बताते हैं। अगर हम बात करें साल 2023 के मौत के आंकड़ों की, तो तकरीबन 23 बच्चे से 22 बच्चों के बीच का वो आंकड़ा है जिनकी मौत हो चुकी है। कोटा में ये जो सुसाइड का मामला सामने आया है, उसके सिलसिले में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बच्चे ने जो भी कदम उठाया वो कूद गया, उसकी परीक्षा का दिन था। ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं होता। कोई भी सुसाइड व्यक्ति करता है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, इसके बीज उसके दिमाग में उसकी ज़िंदगी में बहुत दिन से बोए जा रहे होते हैं। लेकिन बात बस इतनी है कि उसके साथ रहने वाले लोग या उसको समझने वाले लोग, उससे बात करने वाले लोग, उसके करीब रहने वाले लोग कितना उस बात को समझ पाते हैं, या कई बार वो ऐसे लक्षण दिखाता होगा लेकिन लोग उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं ध्यान देते, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सुसाइड करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत पेन में होता है, बहुत डिप्रेशन में होता है, बहुत अंधकार में होता है। जब उसको लगता है कि अब जीवन में सब खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा, या उसको उसी समय अगर कोई संभाल लेता है, उसकी बातों को मोटिवेट कर देता है या उसको सही रास्ता दिखा देता है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, वो उस गलत काम को करने से शायद बच सके। लेकिन ये जो बच्चा है, एग्ज़ाम के दिन उसने ऐसा कदम उठाया, ऐसा लगता है कि कहीं वो प्रेशर में था, मे बी कोई बात हुई हो, या फिर उसकी परीक्षा अच्छी ना हुई हो, या ऐसे अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि केस को समझना है, पहले कौन सी उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई, उसके साथ रहने वाले लोग क्या बताते हैं, ये जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि आजकल कोचिंग, तैयारी, सिलेक्शन, इन सब चीज़ों को लेकर बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो गंदी संगत छोड़ें, गंदे लोगों का साथ सोसाइटी छोड़ें। ये ज़्यादातर जो है ना, गंदी संगत के साथ बैठेंगे तो फिर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। तो कलीम, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, कोचिंग हब कोटा को कहा जाता है जहां बच्चों के सपने जो है उस पर काम किया जाता है, उसको उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर हम हाल ही के आंकड़ों की बात करें तो इस साल तकरीबन 22 से 23 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। वजह क्या है इसकी? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, राजस्थान का जो कोटा का हिस्सा है वो एक तो कोचिंग हब माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर बात की जाए इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को लेकर के, क्योंकि जो वहाँ पर छात्र जाते हैं उनको एक नई उड़ान मिलती है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए सुसाइडों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि उस आंकड़ों को लेकर के भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पीजी की बात की जाए, पीजी में एक तरीके की बात की जाए, जो रैगिंग के मामले सामने आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि रैगिंग के कारण जो वहाँ छात्र नए पहुंचते हैं वो आखिरकार सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि रैगिंग की जब शिकायतें की जाती हैं तो उस शिकायतों का किसी तरीके से निस्तारण नहीं होता। या कहीं दूसरी वजह की अगर बात की जाए, दूसरी वजह ये होती है कि जो पढ़ाई का प्रेशर होता है, यानी कि लाखों रुपए की फीस जब दी जाती है और उस फीस को लेकर के जब पढ़ाई की बात की जाए, एग्जाम की बात की जाए, जब एग्जाम आता है तो एग्जाम को जो है निकालना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बना रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जाता है कि जिस तरीके से जो वहाँ पे छात्र हैं, छात्रों के ऊपर एक बड़ा प्रेशर रहता है और उस प्रेशर के कारण कहीं ना कहीं जो सुसाइड के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सुसाइड नोट भी पुलिस को जो मिले हैं, उन सुसाइड नोटों की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि आखिर उसके ने जो आत्महत्या क्या है, आत्महत्या के पीछे की जो वजह है वो साफ नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं इस मामले में ये कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो पीजी होते हैं, जो हॉस्टल होते हैं, उन हॉस्टलों से शिकायत आती है कि जो उनके सीनियर छात्र हैं वो उनसे लगातार रैगिंग कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए कलीम, ये एक बड़ा आंकड़ा है और अगर हम लगातार बीते 2-3 सालों को गौर करें तो वहां से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, वहां से लगातार बच्चों की सुसाइड की खबरें आती रहती हैं। अगर वहां पर कोई ऐसी स्थिति बन रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है, कौन एक्शन लेगा? देखिए मुस्कान जी, सीधी सी बात है, क्योंकि जहां पर जो हॉस्टल की बात की जाए या जहां पर जो कोचिंग की बात की जाए, जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके जिम्मेदार एक वो खुद भी है, क्योंकि उनके ऊपर भी एक तरीके से कार्रवाई का जो रडार है वो भी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये रहती है, जो छात्र आखिर डिप्रेशन में जा रहा है तो डिप्रेशन के पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको जानने की कोशिश नहीं की गई। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आप अगर हाल ही के दिनों की घटनाओं की बात करें, ये 2 महीने के अंदर जो छात्र बिहार से पहुंचता है, भार्गव नाम होता है,
वो पहुंचता है 2 महीने के अंदर उसके द्वारा सुसाइड कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक सवाल ये भी आता है, क्या जो उसके सीनियर छात्र हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं, क्या रैगिंग का भी मामला है? क्योंकि रैगिंग अपने आप में एक बड़ा अपराध कहा जाता है, लेकिन इन सभी के पहलुओं को हटा करके केवल इस मामले को एक सुसाइड देखना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि लेकिन देखिए कलीम, रैगिंग की तो एक बात रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोचिंग्स है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है कि कोचिंग बच्चों पर इतना प्रेशर क्यों कर रही है कि बच्चे उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे। क्योंकि अगर कलीम देखिए 12 जब 12th क्लास कोई बच्चा पार करता है उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, 18 साल। और ये सभी वो बच्चे हैं जो अपने स्कूल में टॉपर्स रहे हैं, जिनके अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सभी बच्चे का परसेंटेज 80 से ऊपर ही रहा है। ऐसे में कोचिंग सेंटर्स कितने जिम्मेदार है इसके लिए, और उन पर नकेल कौन कसेगा कलीम? हाँ, देखिए जाहिर सी बात है मुस्कान जी कि जिस तरीके से इस मामले को लेकर के बात की जाए, प्रेशर को लेकर के, क्योंकि एक जो पढ़ाई का प्रेशर है वो बच्चे को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब लाखों के रुपए की फीस दी जाती है, जो वो स्कूल की बात की, कोचिंग की बात की, वहाँ पे कोचिंग के लिए जाते हैं इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के लिए, तो वो ऑलरेडी पढ़ाई की तरफ, जो बात की जाए पढ़ाई की तरफ काफी आकर्षित होते हैं। लेकिन जो उनके ऊपर एक पढ़ाई का बोझ डाला जाता है कि नहीं तुम्हें निकालना ही है, और अगर वो कहीं से विफल होता है तो उसको जो एक और बोझ ला दिया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है पढ़ाई का, तो उस पढ़ाई के प्रेशर को लेकर के लगातार वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो उनके ऊपर कार्रवाई की बात की जाए, प्रेशर की बात की जाए, क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल ही के दिनों में कई जिलों से ऐसी बातें भी सामने आई थी कि पढ़ाई के प्रेशर के कारण कई बच्चे डिप्रेशन में चले गए, कई लोगों ने मौत को गले लगाया। तो और कोटा की बात की जाए, जो कोटा वहां पे कोचिंग का हब माना जाता है, उसको लेकर के भी अब वहां की जो शिकायतों के आंकड़े हैं, जो मौतों के आंकड़े हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।